आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में पॉइंट नंबर 9 एंड 12 ये समझ नहीं पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है उसमें? आगे साथ में ना ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, उसकी कहानी है, उसको कैसे इसमें मैं पढ़वा देता हूँ आपको। पावर ऑफ डायरेक्टर में 9 में टू ऑथोराइज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्टर ये इजाजत दे सकते हैं। एक तो देखें, अगर किसी के साथ डीलिंग करनी हो उसके लिए डायरेक्टर्स ऑथोराइज कर सकते हैं अपने में से किसी एक पर्सन को कि आप जाके हमारे बिहाफ पे डीलिंग कीजिए। लेकिन अगर किसी एक डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन में, तो हमने एक चीज ये पढ़ी हुई है कि वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको डिस्क्लोज करे कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। प्लस बाकी डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी क्या होती है? क्या अब उस कॉन्ट्रैक्ट को बाकी के डायरेक्टर्स अप्रूव कर सकते हैं? क्या उनके पास पावर्स है? ला यहां पे पावर दे रहा है रिमेनिंग डायरेक्टर्स को कि आप इस तरह कीजिए, जिसका इंटरेस्ट है उस डायरेक्टर को तो साइड में कर दे, बाकी डायरेक्टर्स चूंकि उनका उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपस में डिस्कशन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना है कि नहीं करना। ठीक है, ये वाला मैटर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो ये मैटर मेंबर्स के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे यही कह रहा है कि टू ऑथोराइज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, कि वो कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो इसका मतलब है कौन ऑथोराइज कर सकता है किसी भी डायरेक्टर को कि वो कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करे या कंपनी के साथ किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट है तो उसको एग्जीक्यूट करे? रिमेनिंग डायरेक्टर। अच्छा, आगे ब्रैकेट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है आप डायरेक्टर को भी ऑथोराइज कर सकते हो, और फर्ज करें कि डायरेक्टर पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ये डायरेक्टर उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है, तो अगर आप उस पार्टनरशिप फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो घूम फिर के वही बात आ जाएगी कि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। उस सूरत में भी आप ऑथोराइज कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टर इंटरेस्ट वाली प्रोविजन बन जाएगी। और फिर कह रहे हैं आर ए प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज ए डायरेक्टर, तो जिस तरह लोन में था ना कि लोन देना है तो उस बंदे को लोन देना है, या ऐसी पार्टनरशिप जिसमें वो पार्टनर है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, तो हमने ये डिसाइड किया था कि घूम फिर के वो लोन उसी के पास पहुंच रहा होता है, तो प्रोविजन में ये वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर होना चाहिए। उसी तरह अगर किसी एक डायरेक्टर का किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है वो भी बताएगा। अगर डायरेक्टर का इंडिविजुअल लेवल पे इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी पार्टनरशिप फर्म में और उस पार्टनरशिप का कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, अब इनडायरेक्टली ये डायरेक्टर भी तो इन्वॉल्व हुआ, उस सूरत में भी ये डायरेक्टर डिस्क्लोज करेगा। और कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि हो सकता है इस ट्रांजैक्शन को प्रूव कर दे, हो सकता है रिजेक्ट कर दे। और इसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंपनी एक कंपनी की दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होने जा रही है जिसमें ये डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो इस सूरत में भी ये प्रोविजन अप्लाई होगी, यानी इस डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि सर मैं इस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हूं। जो दूसरे डायरेक्टर हैं उसको ऑथराइज नहीं करेंगे, नहीं, जो डिस्क्लोज कर रहा है तो उसका इसके बाद इफेक्ट ये होगा कि अब ये बाकी डायरेक्टर्स की पावर है, वो चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करें चाहे इसको एक्सेप्ट करें, ये बाकी के डायरेक्टर्स फैसला करेंगे, ये उस डायरेक्टर का डिसीजन नहीं होगा। क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि इस ट्रांजैक्शन को प्रूव करने के लिए मेंबर के पास जाने की जरूरत नहीं, इस ट्रांजैक्शन को प्रूव करवाने के लिए एससीसीबी के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, यानी डायरेक्टर्स में से कोई किसी एक ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है तो दूसरे डायरेक्टर उस ट्रांजैक्शन को प्रूव कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। ऊपर की लिखा हुआ ना ऑथराइज एनुअल एंड पीरियोडिक अकाउंट्स, उसमें भी ऑथराइजेशन मतलब यही। हाँ, ऑथराइजेशन का मतलब ही अप्रूव कर सकते हैं उसको। ऑथराइजेशन और अप्रूवल का 100% सेम मीनिंग है। वो जो डायरेक्टर इंटरेस्ट है जिसका उसको अप्रूव करेंगे वो ट्रांजैक्शन में पास। हाँ जी बिल्कुल, जब वो बाकी के डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे इसका मतलब है उन्होंने उस डायरेक्टर को ऑथराइज कर दिया, हाँ भाई कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर लो। ठीक, और की क्वेश्चन 12 पॉइंट
टू टेक ओवर ए कंपनी आर रिक्वायरिंग कंट्रोलिंग स्टेक इन अनदर कंपनी। टेक ओवर का मतलब किसी दूसरी कंपनी को खरीदना है। अगर किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, उसे अपनी सब्सिडरी बनाना है, तो इसके लिए डायरेक्टर के पास पावर है। लेकिन अगर सब्सिडरी को सेल करना है, फिर वो मेंबर के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, वो बताया था ना डिफरेंट लेयर से। अगर छोटा मोटा ऐसा डिस्पोज करना है, डायरेक्टर खुद भी कर सकते हैं। अगर वो कितनी अमाउंट से ज्यादा होगा, 1 लाख से ज्यादा है बुक वैल्यू उस एसेट की, तो फिर डायरेक्टर मीटिंग में रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, उसमें वो और अगर सब्सटेंशियल पोर्शन साइज क्या वर्ड यूज हुआ था, अंडरटेकिंग, साइजेबल पार्ट ऑफ बिजनेस को डिस्पोज करना है, तो फिर मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत होगी। और इसमें एक और चीज भी है, अगर आपने साइजेबल पार्ट को डिस्पोज किया, जो 25% उसने कहा था, अगर साइजेबल पार्ट्स में भी वो 25% से ज्यादा था, 70-80% था फर्ज कीजिए, इतना ज्यादा था कि अब कंपनी खत्म हो जाएगी, वाइंड अप चल ही नहीं सकेगी, अपने 80% एसेट बेच दिए अगर, तो कौन सी कंपनी चलेगी? कोई। अगर इतने ज्यादा एसेट्स को डिस्पोज कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो फिर जब तक डायरेक्टर्स एक अल्टरनेट बिजनेस प्लान ही शेयर होल्डर के सामने रखते, ये डिस्पोजल नहीं होगी कि भाई अब हम ये बिजनेस सारे बेच रहे हैं, ये सारे एसेट्स बेच रहे हैं, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे। ये तो नहीं कि सारे एसेट, अगर फर्ज कीजिए आपकी कंपनी है और डायरेक्टर आपको कहते हैं सर हम 80% एसेट्स को बिकवाना चाह रहे हैं, आप अप्रूवल दीजिए, आपका अगला सवाल क्या होगा, ओ भाई इतने सारे एसेट में कंपनी चलेगी कैसे, आगे क्या करना है? तो जब तक आगे क्या करना है ये प्लान नहीं डायरेक्टर लेके आएंगे, वो काम नहीं कर सकते। ये लिस्टेड कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो वो डिफरेंट, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन की सिग्निफिकेंस बढ़ रही है, उसी लिहाज से अप्रूविंग अथॉरिटी और कंडीशंस भी बढ़ रही है। ठीक, पॉइंट नंबर 8, टू अंडरटेक ऑब्लिगेशन एंड लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सीडिंग सच अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड। हाँ देखिए, अगर एसेट को सिंपल खरीदना बेचना होना तो वो आसान है, उसने लिमिट स्पेसिफाई कर दी। लीजिंग वाले एसेट्स में प्रॉब्लम होती है। क्या भाई, आपने अगर फर्ज कीजिए मैंने एक एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू थी 50 लाख, और हर साल फौरी तौर पे अगर मैंने पैसे अदा कर दिए 50 लाख, तो कोई मेरे से पूछे कितने कमाएगा, 50 लाख। लेकिन अगर एग्री हुआ कि हर साल 10 लाख अदा करना पड़ेगा 6 साल तक, अब इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी अप्रूवल क्या 10 लाख के हवाले से होनी चाहिए, क्या इसकी 50 लाख के हवाले से होनी, या 60 लाख के हवाले से होनी चाहिए? क्योंकि जब आप लीज पे डिले करते हैं पेमेंट्स को, तो जाहिर है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं। तो इस पे अप्रूवल किस हिसाब से होनी चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है लीज वाला। इसलिए लॉ ने यहां कहा कि लीज की एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताई जा सकती, वो एक अलहदा से हम आपको स्पेसिफाई करेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आपने लीज के ऊपर चीजें लेनी है तो किस वक्त किस चीज की अप्रूवल चाहिए होगी, उसके लिए अलहदा रूल होंगे। वो हमें रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना काफी है कि अगर एसेट्स को डायरेक्ट खरीदना या बेचना हो तो लिमिट्स हैं, लेकिन लीज वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है, उसके लिए अलहदा से कमीशन ने रूल्स डिसाइड किया। क्लियर होगी बात? और कोई क्वेश्चन? एक जी जी पूछिए। हाँ, मटीरियल लिटिगेशन, इसमें लफ्ज मटीरियल का क्या मतलब, मटीरियल को अंडरलाइन करें, अहम बड़ी अमाउंट के बड़ी। अब ये बड़ी अमाउंट क्या है, मतलब कोई भी अमाउंट जो कि आप सिग्निफिकेंट हो। अब जैसे अगर लाखों वाली कंपनी है उसके लिए हजारों रुपए सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जो करोड़ों वाली कंपनी है उसके लिए हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए सिग्निफिकेंट मटीरियल होंगे। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। मटीरियल का मतलब कंपनी के साइज के लिहाज से अगर कोई बड़ा केस है तो वो मटीरियल लिटिगेशन कहलाएगा। जी क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन जी? आपका क्वेश्चन था? डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट किस सेंस में? डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट, ये असल में आज के टॉपिक में मैंने पढ़ाना है इंडिपेंडेंट जजमेंट, लेकिन अभी आपने पूछा तो बेसिक्स बता देता हूं। इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब यह है फैसला करते हुए ऐसे फैसला करना है जैसे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन फैसला कर रहा हो। जैसे फर्ज कीजिए अब मार्केट में बहुत से सप्लायर्स हैं, उसमें मेरा एक भाई भी सप्लायर है। अब जब मार्केट में जाके कोटेशन वगैरह लेंगे, ये फैसला कर रहे होंगे कि किससे सप्लाई उठानी चाहिए।
अगर मैं ये फैसला करता हूं बगैर किसी चेकिंग के भाई वाली कंपनी से माल उठाएं, तो इसका मतलब है मेरी जजमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बायस जजमेंट है। एज डायरेक्टर हमें इंडिपेंडेंट जजमेंट, यानी मार्केट में अगर हमारा कोई रिलेटिव भी बैठा है तो हमें डिसीजन ऐसे करना चाहिए जैसे कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन करता। हम मार्केट से कोटेशंस लेंगे, प्राइस देखेंगे सबकी क्या है, क्वालिटी देखेंगे, प्राइस और क्वालिटी दोनों को सामने रखते हुए जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये है इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो सिर्फ मिसाल दी, वो कहता है बाकी हर मामलात में आपने इंडिपेंडेंट जजमेंट, एम्प्लॉइज को हायर करना है सिफारिश की बेस पे नहीं करना, देखिए किसके पास टैलेंट है उसकी बेस पे एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करें। तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है किसी भी मामले को में डिसीजन करते हुए इंडिपेंडेंट होकर सोचे, इंडिपेंडेंट जजमेंट के मुताबिक डिसीजन मेकिंग करें। जी बिल्कुल। डायरेक्टर का डिपार्ट बाद में कंपनी रेटिफाइड कर देती है, कमीशन इस मामले को रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कमीशन? यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर कोई डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह से, तो कंपनी इसको रेटिफाई कर सकती। रेटिफाई का मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्या था मतलब, मैंने आप सब्सिक्वेंट कंसेंट, गिव कंसेंट नहीं, सब्सिक्वेंट, उस काम के बाद कंसेंट देना, ये होता है रेटिफाई। ठीक है, ये टर्म्स मैंने बाद में मर्केंटाइल लॉ में यूज करनी है, इसीलिए आपको बता रहा हूं। रेटिफाई लिखा था, किधर लिखा था, कोई नहीं लिखा, बस समझ आ गई थी सर, वो 2 दिन बाद भूल जाएगा, अंडरलाइन कर लिया। रेटिफाई का मतलब है सब्सिक्वेंट, किसी काम के हो जाने के बाद अप्रूवल देना, इसे कहते हैं रेटिफाई। उन्होंने कहा जी रेटिफाई कर सकते हैं कंपनी बाद में, लिखा हुआ है कमीशन रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। वो क्या रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर, हाँ सुन लें, जनरल रूल ये है, अगर बाज़ औक़ात होता है बिजनेस में क्विकली फैसले लेने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि 21 दिन का नोटिस भेज के मेंबर्स को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए, इसमें क्विकली फैसला ना ले तो मेंबर का भी नुकसान हो सकता है और डायरेक्टर भी जाहिर है इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे। तो सम टाइम डायरेक्टर को क्विकली फैसले लेने पड़ते हैं, उन्हें अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करना पड़ता है। अब बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, बाज़ औक़ात एक्सीड करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जिसमें कि कंपनी को नुकसान होगा। ठीक है, अगर तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करते हैं, फिर तो असूली तौर पर रेटिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर वो कंपनी के नहीं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक्सीड करते हैं, या कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स के कहने पे दूसरे शेयर होल्डर्स के नुकसान में फैसले करते हैं, तो बताइए ऐसे एक्ट को रेटिफाई होना चाहिए कि नहीं? ऐसे एक्ट करने पे डायरेक्टर को सजा मिलनी चाहिए कि कंपनी कहे एससीसीबी से सर हमने रेटिफाई कर दिया, छोड़े इनको माफ करें, सजा मिलनी चाहिए। गलत आप किसी दूसरे का नुकसान करें, इसीलिए उसने कमीशन ने ओपन परमिशन नहीं दी। कमीशन ने ये नहीं कहा हर एक्ट से रेटिफाई कर सकते, उसने कहा रेटिफाई कर सकते हैं लेकिन हम रिस्ट्रिक्शन, अब सुने उसने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई है, आगे रिस्ट्रिक्शन हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है। रिस्ट्रिक्शन उसने ये लगाई कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, ठीक है, ट्रस्ट को ब्रेक करता है, तो फिर उस डायरेक्टर को सजा मिलेगी, उससे माफी नहीं मिलेगी, उसे सजा। और अगर उसको सजा मिलती है, हम कोई जुर्माना डालते हैं, तो कंपनी खबरदार, तुमने उस जुर्माने को खुद भरने की कोशिश की, वो उसके जाती पैसों से हम रिकवर करवाएंगे, ताकि उसे महसूस हो कि गलत काम करते हैं तो फिर नुकसान कैसे होता है। एससीसीबी ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई, समझ आए? अच्छा एक मिनट आ रहे, एग्जाम्पल ना आपने, ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया। कोई एक प्रोजेक्ट आया, उसके लिए क्विकली पैसों की जरूरत है, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है बहुत, डायरेक्टर को पैसों की जरूरत है। करंटली जो कैपिटल है, जो आर्टिकल्स में बोरोइंग लिमिट है, वो है 100 मिलियन की, उसके लिए चाहिए 50 मिलियन। करंटली कंपनी ऑपरेट कर रही है 80 मिलियन पे। किसी बैंक से बात हुई, बैंक ने कहा भाई आपके आर्टिकल्स में तो 100 मिलियन लिखा है, आप 50 मिलियन और मांग रहे हैं, ये तो मैंने एक्सीड हो जाएगा। उन्होंने कहा सर हम आपको अपनी पर्सनल गारंटी भी देते हैं, प्लस सिक्योरिटी के तौर पे चीजें पड़ी हुई हैं, आर्टिकल्स ठीक है वो हम पूरा करवा लेंगे मेंबर से, अगली जब जनरल मीटिंग होगी आप लोन दे। बैंक एग्री कर गया, बैंक को सिक्योरिटी की सिक्योरिटी ली, बैंक को पता, अच्छा कंपनी ना सी डायरेक्टर भी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, भागते नहीं है, अगर कंपनी पे नहीं करेगी तो ये कर देंगे।
लोन दे दिया। क्या डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? बिल्कुल किया। ये प्रोविजन लग गई, अपनी पावर से एक्सीड किया। अब बाद में अगर कंपनी इसको रेटिफाई करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं? आपके ख्याल में इस पे कमीशन रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नहीं लगाएगा। दूसरा केस सुनो, ये आईकैप की बुक में से एग्जांपल उठा के दे रहा हूं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने चीफ एग्जीक्यूटिव से कहा या सीएफओ से कहा, भाईजान आप लोगों ने पेमेंट करनी है, आप ऐसा कीजिए, हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर को तो पेमेंट कर, डिविडेंड अनाउंस कर दिया ना, आप दूसरे जो माइनर शेयर होल्डर है इनको पेमेंट ना करें। उनका जी अगर वो कोर्ट में पहुंच गए, उनका जी कोर्ट में पहुंच गए ना तो जो भी तुम्हारा खर्चा पानी लगेगा, इसके ऊपर वकील के खर्चे होंगे, वो हम अदा कर देंगे, बेफिक्र रहो, तुमने उनको पेमेंट नहीं करनी बस। ठीक है, इन्होंने मीटिंग हुई थी कोई, इसमें हमारे खिलाफ वोट दिए थे, तो इनको हमने अब सजा देने। अब चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर लॉ ने कहा है कि जी स्पेसिफाइड डेज के अंदर डिविडेंड की पेमेंट करनी है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव स्पेसिफाइड पीरियड में डिविडेंड की पेमेंट नहीं करता, मेजर को कर देता, माइनर को नहीं करता, जानबूझ के नहीं के, वो कोर्ट में पहुंच, कमीशन के पास पहुंच गए, कमीशन ने उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया सीईओ के ऊपर कि भाई 20 लाख रुपया आपने अदा करना। क्या कंपनी इस डिसीजन को रेटिफाई कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए ना, यही रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसने। उसने कहा कि अगर उसने अथॉरिटी से एक्सीड किया फॉर द बेनिफिट कंपनी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अथॉरिटी से एक्सीड किया पर्सनल बेनिफिट के लिए या बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो कंपनी इस सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ये खुद लायबल होगा। इस सूरत में कंपनी रेटिफाई नहीं कर सकती। क्लियर हो गई बात? कंसेप्ट समझ आ गया? और जी अगर 2 या 3 डायरेक्टर्स मिलकर इस तरह का काम करेंगे तो वो भी लायबल है, वो कलेक्टिवली लायबल है। जी और कोई क्वेश्चन? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में ना दूसरे पॉइंट में कह रहा है एक्टिवली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड टू इट्स एम्प्लॉइज शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी। जी जी आगे चले। सर ये इतना लिखना है कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, तो ये ठीक होगा? तो अगर हम ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स में सेकंड पॉइंट में कह रहा है टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, इट्स एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड कम्युनिटी, इतने ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल मतलब याद ना रहे, रटा लगाना हो, तो क्या सिर्फ हम कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स या कंपनी इट्स एम्प्लॉइज कर सकते हैं? आपको कर दे कंपनी लाजमी आ जाए, कंपनी के बाद जो जो याद रहता है लिख ले, जो नहीं याद रहता छोड़े उसको, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कंपनी से हमारा कम से कम पॉइंट पूरा हो जाता है एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए। जी अब पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में कह रहा है टू मेक लोन, अगर उन्होंने लोन देना है किसी को तो डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, उनके पास पावर है, डायरेक्टर की मीटिंग में फैसला होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को लोन देना है डायरेक्टर की मीटिंग में फैसला होगा। वो कह रहा है अगर बैंक में पैसे रखवाने हैं तो कॉमन सेंस की बात है, बैंक में पैसे रखवाना लोन नहीं होता। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी के कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्या ये मैंने बैंक को लोन दिया हुआ है? सिंपल यही कह रहा है जो डिपॉजिट आपने बैंकिंग कंपनीज में रिक्वायर है, बैंक्स में रिक्वायर हैं, वो लोन नहीं समझे जाएंगे। इसी तरह बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, बैंक ने अगर अकाउंट होल्डर से पैसे रिसीव करके उनके अकाउंट में रखे हुए हैं, बैंक ने क्या ये लोन लिया हुआ है? ये टिपिकल जो लोन की डेफिनेशन होती है उसमें नहीं आती ये चीज, क्योंकि आप किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं, बैंक रिफ्यूज नहीं करेगा। और कोई क्वेश्चन? एक में वन राइट ऑफ मटेरियल, डेटर्स, इन्वेंटरीज, एसेट्स। ऐसे ये डेटर्स, इन्वेंटरीज और एसेट्स तो राइट ऑफ हो देते हैं, लेकिन एडवांसेस कैसे राइट ऑफ हो? आपने किसी को एडवांस दिया हो? फिर तो राइट ऑफ। हाँ, मैंने भाईजान को एडवांस दिया, अब भाईजान अगले हफ्ते सप्लाई देना माल की, उन्होंने कहा ठीक है सर 50,000 दे, 50 निकल गए, अब पता नहीं चल रहा इनका। मैंने 6 महीने इंतजार किया, साल इंतजार किया, 3 साल इंतजार किया, नहीं आया, मुझे राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो वो डेटर्स की सेंस में नहीं आएगा कि आपको वो डेटर है उसने नहीं, वो हाँ डेटर की सेंस में आ जाता है, लेकिन टेक्निकली फर्क है, क्योंकि ये देखिए टेक्निकली देखिए सप्लायर था मेरा, एडवांस हम डेटर्स को नहीं देते, एडवांस तो सप्लायर्स को देते हैं। है मेरा ये भी रिसीवेबल है, डेटर्स भी रिसीवेबल। अगर ये मुझे माल सप्लाई नहीं करता तो पैसे वापस करने चाहिए इनको, ये रिसीवेबल है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी नेचर डिफरेंट है, सप्लायर को है, तो इसे एडवांस का टर्म यूज किया जाता है। देखिए लॉ ने ना, लॉ बनाने वालों ने अभी तो हमने बड़ी कोशिश करके ना बड़ी हद तक सिंप्लीफाई करके आपके सामने कंसेप्ट रखे हैं। ओरिजिनल कंपनीज एक्ट अगर पढ़े ना, उसमें एक एक लफ्ज को अलग अलग बता रहा होता है,
क्योंकि लॉ की ये मजबूरी होती है, उसने लूप होल कोई नहीं छोड़ना होता। एक लूप होल छोड़ देना, कंपनीज प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फायदा उठाती है। तो लॉ प्रैक्टिस में जो चल रहा होता है, जो अगर आप किसी केस का फैसला देखें ना किस तरीके से होता है, वो तो मेरा ख्याल है एक जो उसकी जजमेंट होती है ना, वो पढ़ने हमारा सारा सिलेबस एक बराबर हो जाएगा। वो एक एक पॉइंट के ऊपर इतनी डिबेट करते हैं, एक एक पॉइंट से फर्क निकालते हैं। तो हमने तो सिर्फ मेन कंसेप्ट जो है ये कवर करना होता है, इतना काफी है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि एडवांसेस में और रिसीवेबल में क्या फर्क है। ठीक है, दोनों हमारे एसेट है, और अगर इनसे कोई हमें फायदा नहीं मिल सकता, रिकवरी नहीं हो सकती, तो दोनों को राइट ऑफ कर देंगे। जी मेरे भाई, इधर भी क्वेश्चन था, इधर भी क्वेश्चन। जी कंफ्लिक्ट, मेरे भाई आप पर मैंने कल या परसों बताया था कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। भाई डायरेक्टर, आप छुट्टी पे थे? छुट्टी पे थे, लेट आए थे, चले सुन ले। कंपनी को चाहिए MMRM रोड भी ऑफिस बनाना है, इस पे कोई अच्छी सी जगह चाहिए। एक डायरेक्टर की वाइफ के पास जगह है वहां पे, फॉर एग्जांपल प्लॉट है उधर, अब लोकेशन अच्छी है, कंपनी चाहती है इसको बाय कर ले। ठीक है, डायरेक्टर का क्या उसका सोच होगी, उसकी इंटेंशन क्या होगी, प्लॉट ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बिके कि कम से कम पे। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो प्राइस कम से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर वो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे ज्यादा से ज्यादा। जब हम किसी ऐसी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं जहां पे एक तरफ जाएं तो दूसरी तरफ का नुकसान हो रहा हो, दूसरी तरफ जाएं तो पहली तरफ का नुकसान हो रहा, इसे कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि हम कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में आ गए हैं, हमारे जाती मुफादात का कंपनी के मुफादात के साथ टकराव हो रहा है। ठीक है, अगर जाती मुफाद देखें तो कंपनी का मुफाद कंप्रोमाइज हो जाता है, कंपनी का मुफाद देखें जाती मुफाद कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक जी। मार्केट में रॉ मटेरियल 1 लाख का मिल रहा है, तो मार्केट में उसका डायरेक्टर का रिश्तेदार भी बैठा है, उसी 1 लाख में क्या वो मटेरियल अपने डायरेक्टर से परचेज कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए डायरेक्टर के पास पावर है, कुछ डायरेक्टर इसको मिसयूज भी करते हैं। तो छोटी अमाउंट जो होती है ना, छोटी अमाउंट, फर्ज कीजिए 30, 40, 50 हजार की परचेजिंग करनी है, तो उसमें चूंकि डायरेक्टर्स खुद भी फैसला कर लेते हैं, तो उसमें हो सकता है वो इतनी परचेज अपने भाई से कर ले, वो इतना को अब मजबूरी है ना, क्या करे। अब हर मामले के ऊपर भी डायरेक्टर की मीटिंग नहीं बिठा सकते, तो किसी हद तक भी थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जी जी, ये डिविडेंड वाले कंसेप्ट हमने आगे चल के स्टडी करना है। वो जाहिर है डिविडेंड फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट में और डिविडेंड में फर्क यही होता है। इंटरेस्ट हमेशा होता है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, देना पड़ता है और फिक्स देना पड़ता है। डिविडेंड में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट है तो डिविडेंड देंगे, लॉस है तो डिविडेंड नहीं देंगे, प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड देंगे। क्लियर? चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर बाद में दे देना मुझे जी। आज हम 2 कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, एक बोर्ड मीटिंग के हवाले से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के हवाले से, इसमें खास तौर पे कोरम के बारे में स्टडी करेंगे, और दूसरा इंडेमनिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन, पता नहीं क्या होता है, सीखेंगे आज। पहले बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग से क्या मुराद है, कौन सी मीटिंग? डायरेक्टर्स की मीटिंग। इसमें पहला कंसेप्ट फ्रीक्वेंसी, ये मीटिंग कब कब होगी? लॉ कहता है ये मीटिंग वंस इन ईच क्वार्टर होगी। क्वार्टर किसे कहते हैं? 3 महीने। इससे पहले ये टर्म कहां पड़ी थी? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बनाए उसे कहेंगे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये वंस इन ईच। मैंने स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कितनी दफा होनी चाहिए? उसने कहा सर साल में 4 दफा। इसको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं? नहीं मिलेंगे। साल में 4 दफा का मतलब यह है, एक दिसंबर को करवाई, फिर 10 को करवाई, फिर 15 को करवाई, फिर 25 को करवाई, तो इसका मतलब है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट ये नहीं है साल में 4 दफा, रिक्वायरमेंट क्या है? वंस इन ईच, हर 3 महीने में 1 दफा। और ये पब्लिक कंपनी के लिए है, प्राइवेट कंपनी की मर्जी है, जब चाहे मिले जब चाहे ना मिले, कोई टेंशन नहीं। पब्लिक कंपनीज ने कितनी मीटिंग करवानी है? वंस इन ईच क्वार्टर। आगे चले, मीटिंग होगी तो उसका कोरम क्या होगा? कोरम क्या होता है? कोरम कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो होना जरूरी है ताकि मीटिंग शुरू की जाए।
जैसे फर्ज कीजिए सम टाइम हमारे सेशन में ऐसा भी होगा, बारिश हो रही होगी, तो उस वक्त हमें टीचर्स को एक डिसीजन करना पड़ता है, बारिश हो रही है, स्टूडेंट कम है, हम क्लास को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। ठीक है, ये डिपेंड का डिसीजन होता है। तो हम इस तरह करते हैं, रेजोल्यूशन अभी डिसाइड कर लेते हैं। बताइए अगर कभी बारिश हो, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि रेगुलर लेक्चर होना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं, क्लास नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर देनी चाहिए? हाँ देखें, हाँ ये एक तरीका, ये शो ऑफ हैंड के जरिए से। लेकिन याद रखिए, तो आपसे वोटिंग करवा लेता हूं आपका दिल खुश करने के लिए। हमने पहले डिसीजन किया होता है, हमने एक मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपने जहन में रखे होते हैं कि कम से कम फॉर एग्जांपल अगर 10 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हुए ना, तो हम क्लास करवा देंगे। और 10 स्टूडेंट मौजूद होते ही हैं, वो कोई ना कोई दूसरी क्लास से फारिग होकर इधर आना होता है, तो वो कॉलेज में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, क्लास आपकी होगी। लेकिन ये जो हमने तादाद जहन में डिसाइड किया कि कम से कम 10 स्टूडेंट होने चाहिए, फर्ज कीजिए अगर 10 से भी कम होते हैं, 3-4 होते हैं, तो फिर जाहिर है वो हम अगर पढ़ा भी देते हैं तो अगले दिन फिर से पढ़ाना पड़ेगा, वरना वो स्टूडेंट उसमें से क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर कम से कम 10 की तादाद पूरी हो जाए, फिर हम नहीं पढ़ाते अगले दिन, फिर हम अगले दिन अगला लेक्चर। तो ये जो नंबर 10 है, इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कोरम, वो मिनिमम नंबर जो होने जरूरी है ताकि मीटिंग शुरू हो सके। कोरम क्या है? बोर्ड मीटिंग का। अच्छा, बोर्ड मीटिंग का कोरम है, इसका मतलब है पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जनरल मीटिंग का भी कोई ना कोई कोरम होगा, मुझे लग रहा है, पर पता नहीं है कि नहीं है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, कोरम है लिस्टेड कंपनी का अलहदा और अनलिस्टेड का अलहदा। इसका मतलब है जनरल मीटिंग में भी जो कोरम बताएगा, मुझे लग रहा है वो लिस्टेड कंपनी का अलहदा बताएगा, अनलिस्टेड का अलहदा बताएगा, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है? 1/3 or 4 whichever is higher. 1/3 or 4 whichever is higher। यानी अगर कंपनी के 20 डायरेक्टर हैं, कोरम क्या होगा? एक मिनट हरे, 21 कर ले, ठीक है, कोरम क्या होगा? 7। और अगर 10 है तो नहीं, 4.5 कैसे होगा भाई? कोरम 4 होगा ना, 10 का 1/3 3.33 है, ये 10। अच्छा, अगर 20 हुए डायरेक्टर, फिर कोरम क्या होगा? 1/3 क्या होता है? 6 पॉइंट समथिंग, जाहिर है राउंड ऑफ करके 7 आएगा, वो कम नहीं करना, राउंड ऑफ करके ज्यादा करना है। 7 और 4 विच एवर इज हायर, 7 हायर। क्लियर? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर, ये समझ आ गई। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, ये आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। क्या ये प्रोविजन वैलिड है? ये वायलेशन है। और अगर आर्टिकल्स में लिखा है 1/3 और 5 विच एवर इज हायर, ये वैलिड है, क्योंकि इसमें ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, उसकी अपनी वो एडिशनल उसने रिक्वायरमेंट लगाई। तो आर्टिकल्स अगर चाहे तो इससे ज्यादा अमाउंट डिसाइड की जा सकती है, कम की नहीं की जा सकती। कोरम क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए मीटिंग, डायरेक्टर बैठा कराची में, मीटिंग हो रही लाहौर में, अब वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। पहले नहीं पॉसिबल होता था, अब पॉसिबल है। कैसे? स्काइप पे आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आ जाए, ठीक है, जूम पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, चले किसी ना किसी, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो हम उस डायरेक्टर को प्रेजेंट काउंट करेंगे, उसको कोरम में डालेंगे कि ये कोरम में मौजूद है। क्लियर हो गया? अच्छा, फर्ज कीजिए अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 7, लिस्टेड कंपनी 7 डायरेक्टर, उनमें से 4 एक गाड़ी पे जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, चारों एक्सपायर हो गए। कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है? किन्होंने फिल करनी है? उन्होंने कहा लो जी मीटिंग कॉल करते हैं। पता चला वो क़यामत तक कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। कोरम क्या था? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। तो 4 तो रहे नहीं, कोरम ही पूरा नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा ना, देखें खुद हिसाब लगा लें। तो ला ने कहा खास तौर पे सिर्फ इसी मकसद के लिए हम एज्यूम करेंगे कि कोरम जो रिमेनिंग डायरेक्टर है वो कोरम है, हालांकि 3 है, लेकिन अब पॉसिबल ही नहीं है। तो अब 3 डायरेक्टर्स को ही
कोरम समझ लिया जाएगा और वो 3 डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी फिल कर लेंगे। लेकिन कैजुअल वैकेंसी फिल करने की हद तक बस, कैजुअल वैकेंसी फिल करने के बाद बाकी के जितने भी मामलात होंगे उनमें फिर वो सारे डायरेक्टर जो नए पॉइंट हुए हैं वो मिलके बैठेंगे, फिर फैसला होगा। यानी सिर्फ एक मकसद के लिए उसने रिलैक्सेशन दी, क्या? कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर जो रिमेनिंग है वो इस तादाद से कम है तो रिमेनिंग को ही कोरम। क्लियर? आगे चलते। ये वैसे कोई रेयर किस्म की केस है, पता नहीं क्यों उसने लिख दिया। अगर लिख भी दिया तो हमारे सिलेबस में होना जरूरी नहीं था, बहरहाल लिख दिया तो लिख दिया। तो ये क्लियर हो गया। ये लिस्टेड कंपनी का कोरम है। अनलिस्टेड का क्या होगा? आर्टिकल्स में लिखा होगा। अच्छा, मीटिंग में और रेजोल्यूशन में क्या फर्क है? मीटिंग एक मीटिंग, रेजोल्यूशन उसमें जो डिसीजन होते हैं। एक मीटिंग में बहुत सी रेजोल्यूशन हो सकती हैं। मीटिंग हुई, क्या उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए? वीडियो में नहीं, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए। रिटन में उस डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड को कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग। आपने शायद बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस में ये पढ़ा हो, मिनट्स कैसे बनाए। हाँ बिल्कुल, वो ये इसीलिए सिखाते थे आपको, ताकि आपको पता चले जब कभी मीटिंग्स होती है हर मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, चाहे वो मीटिंग बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, उसके मिनट्स बनते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है कि कैसे रिकॉर्ड करेंगे आप रेजोल्यूशन और मीटिंग्स को। कहता है हर कंपनी रिकॉर्ड रखेगी, हर रेजोल्यूशन का भी मीटिंग का भी, जितनी मीटिंग्स हुई उनका भी, और उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुए उनका भी रिकॉर्ड रखेगी। इस रिकॉर्ड को जो बनेगा कैसे पता चलेगा कि ये वाकई ऑथेंटिक रिकॉर्ड है? चेयरमैन साइन करेगा। चेयरमैन कौन होता है? मीटिंग को चेयर कर रहा होता है। ये किस में से उठाते हैं? डायरेक्टर में से कि मेंबर में से? डायरेक्टर में से चेयरमैन। अच्छा मुझे बताइए, क्या मीटिंग जब 5 बजे खत्म हुई तो जिसने मिनट्स बनाने हैं, समरी बनानी है, वो उसी वक्त 5:01 में समरी बना के ले आएगा? कि हो सकता है वो कहे सर 3-4 दिन मुझे दे दीजिए, 3-4। तो इसका मतलब है 3-4 दिन बाद जब वो लेके आएगा मिनट, तो चेयरमैन उस वक्त भी उसको साइन कर सकता है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अब मिनट्स बन गए लेकिन चेयरमैन चेंज हो गया, उस चेयरमैन का पीरियड खत्म हो गया था चेयरमैनशिप का, या अब वो डायरेक्टर नहीं रहा। अब क्या करें? क्या नेक्स्ट चेयरमैन जो है वो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स को साइन करके अप्रूव कर सकता है? लॉ कहता है बिल्कुल कर सकता है। फर्ज कीजिए उसकी डेथ हो गई चेयरमैन की, मीटिंग के बाद घर जा रहा था, डेथ होगी उसकी। अब क्या करे? अब वो मिनट्स को अप्रूव करने के लिए थोड़ा ही आएगा, वो आ भी जाएगा तो उसे मिनट्स थोड़ी अप्रूव करवाएंगे। हाँ, तो हमने क्या करना है फिर? जो अगली मीटिंग का चेयरमैन होगा सब्सिक्वेंट, उससे भी साइन करवा सकते हैं। लॉ कहता है करंट चेयरमैन भी और सब्सिक्वेंट चेयरमैन कोई भी साइन कर दे। मेरे में अंगूठा लगे आप अपने चेयरमैन का जरा अंगूठा लगवाने जाइएगा। हाँ, शमशान घाट में जो बाकी मुर्दे हैं वो भी आपसे हाथ मिलाने आ जाएंगे। आगे चलते हैं। कॉपी ऑफ मिनट्स टू एवरी डायरेक्टर विद इन 14 days ऑफ द मीटिंग। यहां पे फर्क है थोड़ा। जनरल मीटिंग के मिनट्स में वो कहता है अगर मेंबर मांगे ना फिर उसको मिनट्स देना, नहीं मांगे तो उसको मिनट्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन बोर्ड मीटिंग में कहता है डायरेक्टर मांगे या ना मांगे, आपको 14 days में मीटिंग उसके मिनट्स भिजवाने, उसके मिनट्स भिजवाने उसके, ताकि उनको पता चल जाए। देखिए जो डायरेक्टर जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की थी उन्हें पता चल जाए मीटिंग में क्या फैसले हुए थे, और जिन्होंने अटेंड की थी मीटिंग उनको पता चल जाए सही मिनट्स बने कि नहीं बने, कोई अहम फैसला स्किप तो नहीं हो गया। समझ? और फिर इस मिनट्स को संभाल के रखना है कब तक? 10 फिजिकली है तो 10 ईयर, इलेक्ट्रॉनिकली है तो परमानेंट। फिजिकली का क्या मतलब होता है? हार्ड फॉर्म में, जैसे ये किताब है, जैसे आईकैप की किताब फिजिकली भी होती है, वो आईकैप ऑफिस में मिलती है, वो फिजिकली है। और इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? जो उसकी वेबसाइट पे पीडीएफ कॉपी। बताइए किसको मैनेज करना, संभाल के रखना आसान है? पीडीएफ वाले। और फिजिकल का मुश्किल। इसीलिए ला ने कहा फिजिकल कॉपी आपने प्रिजर्व करनी है 10 साल तक बस।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हमेशा के लिए, जब तक कंपनी है, जब तक कंपनी है। रिकॉर्ड क्लियर हो गया? रेजोल्यूशन का मीटिंग का रखना है किस तरीके से, कब तक रखना है रिकॉर्ड मीटिंग्स का और मिनट्स? फिजिकल 10 साल तक। आगे चले, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अच्छा, कुछ कंसेप्ट जो है ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से ऐड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज से कुछ साल पहले तक ये कंसेप्ट, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला कंसेप्ट नहीं होता था, तो इनको आपने खास तौर पे पढ़ना और समझना है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर एक मीटिंग कराची में हो रही है, लाहौर में बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट कर रहा है, हमने उसे कोरम में काउंट करना है कि नहीं करना पता होना चाहिए। आई कैप इसके ऊपर फोकस कर सकता है। एक है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अक्सर ऐसे होता है बिजनेस में क्विक डिसीजन की जरूरत होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो है वो फौरी तौर पे कॉल करनी चाहिए, लेकिन कोई डायरेक्टर किसी जगह पे है, कोई डायरेक्टर किसी जगह पे। एक तो तरीका ये है, अगर आपने इमीडिएटली डिसीजन लेना है, टाइम सेट करें और सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कंडक्ट करवा लें। एक तरीका ये। एक दूसरा तरीका भी है रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, कि आपने जो भी रेजोल्यूशन पास करनी है सबको सर्कुलेट कर दें, ठीक, सबको कोरियर कर दें। और उन्होंने कहा सर ये आपको हम सर्कुलेशन सेंड कर रहे हैं, रेजोल्यूशन सेंड कर रहे हैं, इसको पढ़ें, इसमें एक यस का कॉलम है, एक नो का कॉलम है। अगर आपका वोट यस में है, यस को कर दें टिक, नो में नो को टिक करके वापस कर दीजिए हमें। जब वापस आएंगे तो कंपनी सेक्रेटरी उधर बैठ के उनको काउंट कर लेगा कितने यस है कितने नो, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। अब देखें इसमें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले में फर्क क्या है दोनों ऑप्शन क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बाकायदा मीटिंग होती है, तो मीटिंग में जितनी भी रेगुलेशंस होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती है। इसमें मीटिंग के बगैर ही रेजोल्यूशन पास होगी, नोट कीजिए, मीटिंग रेजोल्यूशन पास होगी लेकिन मीटिंग नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले में भी रेजोल्यूशन पास, लेकिन उसमें मीटिंग हुई थी, ये फर्क है। तो ये ऑप्शन कंपनीज एक्ट ने हमें दी है, लेकिन वो कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास तो कर सकते हैं, शर्त क्या है कि ये रेजोल्यूशन आपने सर्कुलेट करवाई हो सारे के सारे डायरेक्टर्स को। ये नहीं कि जो आपको अंदाजा था कि जो खिलाफ वोट देंगे उनको सर्कुलेशन सेंड ही नहीं की, रेजोल्यूशन सेंड ही नहीं, ऐसे नहीं करना, सारे के सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट करना है अलॉन्ग विद नेसेसरी पेपर्स। जो पेपर्स डॉक्यूमेंट साथ होने चाहिए वो भी सेंड करना। जैसे अगर आप समझते हैं कि एक कंपनी को खरीदना है, उसके लिए डायरेक्टर्स के फैसले की जरूरत है, तो आपको उस सिर्फ ये नहीं लिखना चाहिए रेजोल्यूशन में कि हमने इस एबीसी कंपनी को बाय करना है, बल्कि उसका जो पिछला रिकॉर्ड है फाइनेंशियल, कि पिछले सालों का उसका प्रॉफिट कितना था, डिविडेंड कितना था, इसके एक्वायर करने से हमें क्या फायदा होगा, ये सारे वर्किंग जो पेपर्स हैं रेजोल्यूशन के साथ अटैच करने चाहिए ताकि फैसला करने में आसानी हो। फिर साइन करने हैं सारे मेंबर्स ने इन राइटिंग। अगर कोई फोन करके कह दे कंपनी को कि जी सर मेरी तरफ से भी यस का वोट है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ इन राइटिंग को एक्सेप्ट करना। नो रेवोकेशन। अच्छा, रेवोकेशन को लिखें, ये किताब के शुरू में एक सफा बना ले जिसमें मर्केंटाइल लॉ के टर्म्स जो हमने यूज करनी है ना वो लिखते जाए, कि शुरू में एंड में जहां पे मुनासिब समझे। इससे पहले मैंने आपको कौन कौन सी टर्म बताई हुई है? रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब अप्रूवल नहीं है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल। अब ठीक है, रेटिफिकेशन। एक है रेवोकेशन, REVOCATION। रेवोकेशन का मतलब रिजेक्शन नहीं है, सब्सिक्वेंट रिजेक्शन है। यानी अगर ये भाई ने मुझे कोई ऑफर की और मैं कहता हूं नहीं, ये रेवोकेशन नहीं है, ये रिजेक्शन है। लेकिन भाई ने मुझे कोई ऑफर की, मैंने कहा यस, थोड़ी देर बाद मैंने कहा नहीं नहीं, ये है रेवोकेशन। सब्सिक्वेंट कैंसलेशन तो कहता है, ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे मर्केंटाइल लॉ में। कहता है इन राइटिंग जब रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास हो रही है, एक डायरेक्टर ने अगर यस कर दिया, उसके बाद अगर वो नो का भी मैसेज भेजे, रेवोकेशन नहीं हो सकती, रेवोकेशन नहीं हो। क्लियर हो गया ये रेवोकेशन वाला कंसेप्ट? अगली बात,
हमने यहां पे ये पढ़ा था जितनी भी मीटिंग होगी, जितनी भी रेजोल्यूशन होगी, उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें तो मीटिंग हुई ही नहीं, इसका रिकॉर्ड कहां रखा जाए? क्या इसके लिए अलहदा से मिनट बनाए जाए, मिनट बुक मेंटेन की जाए? लॉ कहता नहीं, अगली मीटिंग में आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा। अगली मीटिंग में, जब अगली मीटिंग के सारे रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट हो रही होंगी, जो रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन है, ये भी डॉक्यूमेंट कर देंगे। क्लियर? ये था हमारा कंसेप्ट बोर्ड मीटिंग का। अब बात इजी, अब ये कंसेप्ट इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। इंडेमनिफिकेशन और प्रोटेक्शन, इंडेमनिफिकेशन और प्रोटेक्शन। अब सुने, इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये भी लिखे। इंडेमनिफिकेशन इंडेमनिफिकेशन इसका मतलब है कंपनसेशन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब कंपनसेशन बाय डिफॉल्टिंग पार्टी। कंपनसेशन, सिर्फ कंपनसेशन नहीं लिखना, कंपनसेशन बाय डिफॉल्टिंग पार्टी। अब सुने, छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। तहफीज सेंटर में आग लगी, अगर गवर्नमेंट ताजरान को कहते हैं कि सर आपका नुकसान हुआ है, हमारी तरफ से ये लीजिए थोड़े थोड़े पैसे, आप किसी नई जगह पे बिजनेस कीजिए, ये कंपनसेशन है, इंडेमनिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए किसी बंदे ने आग लगाई हो और वो बंदा पकड़ा जाए और वो कहे ठीक है मैं सबका नुकसान पूरा करता हूं जो मेरी वजह से हुआ, ये क्या? इंडेमनिफिकेशन है। इंडेमनिफिकेशन के वजह का मतलब है हमारी वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ, उस नुकसान को पूरा करना, यह है इंडेमनिफिकेशन। तो दो बातें हैं, इंडेमनिफिकेशन और प्रोटेक्शन। इंडेमनिफिकेशन में क्या सिखा रहा है? अभी आपको वही याद आएगा कंसेप्ट पावर्स में जो पढ़ा था, रेटिफिकेशन वाला। कह रहा है अगर आप किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ एग्रीमेंट करती है कंपनी, अगर गौर से सुनेगा, कंपनी किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ एग्रीमेंट करती है कि भाई अगर आपने नेग्लिजेंटली काम किया, आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया, अपनी ड्यूटी के खिलाफ चले, हमारा ट्रस्ट तोड़ा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो नुकसान होगा हम पूरा कर देंगे। भाई ये क्या बात हुई? एक तो वो नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, एक तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है, एक तो वो मुजरिम है, और दूसरा कंपनी उसको कह रही है कि हम आपका नुकसान पूरा कर देंगे। क्या ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए? वाइड होना चाहिए। ये लिंक हो आपके उस कंसेप्ट के साथ कि अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो कंपनी के बेनिफिट में, उसे कंपनी रेटिफाई कर सकती है, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ कंपनी के नुकसान नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो वाइड होगा, या उससे किसी क्रिमिनल हरकत की वजह से वो वाइड होगा। ठीक है? जैसे फर्ज कीजिए कंपनी अगर ये कहती है किसी सीएफओ को, भाई आप ऐसा कीजिए उस शेयर होल्डर्स को पेमेंट ना कीजिए, अगर एससीसीपी आपको कोई पेनल्टी डालता है हम कंपनसेट कर देंगे। इस प्रोविजन के मुताबिक देखें, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं, क्योंकि इसमें वो नेग्लिजेंटली काम करेगा, सीएफओ ब्रीच ऑफ ड्यूटी करेगा, जो आर्टिकल्स ने कहा, जो कंपनीज एक्ट ने कहा, उसके खिलाफ चल रहा है, तो ये एग्रीमेंट वाइड होगा। हाँ, अगर ये प्रोविजन, अब आगे एक और एग्जांपल सुने। लॉ कहता है समटाइम डिविडेंड की नॉन पेमेंट हो सकता है ऐसी वजह से हो कि उसमें सीएफओ का कसूर ना हो। जैसे हो सकता है कि किसी शेयर्स की लीगल ओनरशिप पे डिस्प्यूट है, ठीक है, एक वालिद था, उसके दो बेटे हैं, वालिद की डेथ हो गई, दोनों बेटे क्लेम कर रहे हैं, एक कह रहा है मेरे शेयर है, दूसरा कह रहा है मेरे शेयर है, फैसला कोर्ट में चल रहा है। सीएफओ ने फैसला किया कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता हमने किसी को डिविडेंड नहीं देना। अब ये केस है, अब ये देखिए इसमें क्या सीएफओ की नेग्लिजेंस है? क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी है? नहीं, वो तो कानून के मुताबिक है कि जब फैसला होगा फिर।
अब अगर बड़ा बेटा जो है वो सीएफओ के खिलाफ केस कर देता है कि डिविडेंड नहीं मुझे दे रहा ये, अब सीएफओ कोर्ट में गया, वकील हायर करना पड़ेगा, आने जाने के खर्चे होंगे। अब उसने अपने आप को डिफेंड किया और जीत गया केस जीत गया। इसका मतलब है कि सीएफओ का कसूर नहीं था, सीएफओ की नेग्लिजेंस नहीं थी। लेकिन अगर केस हार जाता तो इसका मतलब था सीएफओ की नेग्लिजेंस है। अब केस जीत गया। मुझे बताइए, कंपनी को इंडेमनीफाई करना चाहिए कि नहीं सीएफओ को? पहला क्वेश्चन, क्या ये कंपनी का सीएफओ का पर्सनल मैटर था कि कंपनी का मैटर था? ऑफिशियली कंपनी का मैटर था। दूसरा, सीएफओ नेग्लिजेंट था कि इनोसेंट था? बस हो गया फैसला। इस सिचुएशन में कंपनी इंडेमनीफाई कर सकती है, लेकिन देखिए शर्त यह है कि वो सक्सेसफुल होना चाहिए, यानी इनोसेंट साबित हो। अगर वो गिल्टी साबित हुआ तो फिर इसका मतलब है कि उसने नेग्लिजेंस के साथ काम किया था। भाई ये बात समझ आ गई? कोई इश्यू तो नहीं है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी का नॉर्मल रूल क्या है कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए है वो रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नेग्लिजेंस वगैरह से है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन के साथ है, तो फिर उसको रेटिफाई नहीं किया जाएगा। कंपनी ने अगर कोई एग्रीमेंट किया भी हुआ इस तरह का, वो वाइड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडेमनिफिकेशन के बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से पहले हमें टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जरा खुद से बताए फर्क क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? फुल टाइम एम्प्लॉय, जो कंपनी के होल टाइम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो। और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन सा होगा? जो फुल टाइम नहीं है, फुल टाइम। अब देखें, फर्ज कीजिए मैं राइज का एम्प्लॉय हूं फुल टाइम। अगर मुझे वो ये कहते हैं कि सर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हमारे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, स्टूडेंट आपके साथ अपने इश्यूज वगैरह शेयर करते हैं और आप इश्यू को रिजॉल्व करने के सजेशन भी अच्छी देते हैं, चलें आपको डायरेक्टर बना लेते हैं। अब अगर मुझे डायरेक्टर बनाया जाता है, मैं कौन सा डायरेक्टर हूंगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। फर्ज कीजिए साथ कोई दूसरा कॉलेज है, वो भी मुझे कहते हैं सर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप टीचिंग के मामलात को थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, आइए आपको डायरेक्टर बना लेते हैं। अब मैं वहां पे काम नहीं कर रहा, वहां पे एम्प्लॉय नहीं हूं वहां पे, लेकिन मुझे डायरेक्टर बना लिए जाते हैं। मैं महीने बाद जाऊंगा, मामलात को देख के कोई 2-4 मशवरे दे दूंगा, वहां पे भी मैं डायरेक्टर हूं। वहां पे कौन सा डायरेक्टर हूं? नॉन एग्जीक्यूटिव। अब जरा फर्क देखिएगा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होता। मैं उस कॉलेज में एम्प्लॉय नहीं हूं, उनकी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं हूं। मैं अपना सारे का सारा वर्किंग टाइम नहीं दे रहा उनको, सारे का सारा वर्किंग टाइम नहीं दे रहा, एम्प्लॉय नहीं हूं मैं उनका, मैं अपना सारे का सारा वर्किंग टाइम इधर दे रहा हूं। आगे, नॉट ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ कंपनी या सोसाइटी, मैं उनका ओनर भी नहीं हूं। मुझे तो उन्होंने वैसे ही कहा मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आजा भाई। मैं और कोई रिम्यूनरेशन नहीं ले रहा उनसे सिवाय एक रिम्यूनरेशन के। मैं उनसे सैलरी नहीं ले रहा, साथ वाले कॉलेज वालों सैलरी नहीं ले रहा, एक रिम्यूनरेशन। क्या हर महीने जब मैं मीटिंग करने जाता हूं मैं कहता हूं 20,000 रुपया दे दे मुझे, ठीक है, ये सारी निशान। अच्छा, मुझे उन्होंने क्यों रखा? ताकि मैं उनको आउटसाइड व्यूज दूं, आउटसाइड व्यू दूं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है ना, ये फैसला करते हुए हो सकता है थोड़ी बायस्ड हो जाए। जैसे हो सकता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट फैसला करे जी सारे के सारे, मैं अगर यहां पे हूं तो मैं ये फैसला करूं जी सारे के सारे टीचर की सैलरी डबल कर दो, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद टीचर हूं, मैं डायरेक्टर हूं तो मुझे भी फायदा मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए अभी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह चीज है। लेकिन अगर मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूंगा, मैं इस तरह का फैसला करूंगा? मैनेजमेंट का हिस्सा ही नहीं हूं, एम्प्लॉय नहीं हूं मैं। तो इसलिए उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो आउटसाइड व्यू दे। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में फर्क समझ आया? अब एक छोटा सा और भी फर्क है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, नॉट इंडिपेंडेंट भी। इंडिपेंडेंट का मतलब है, नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन थोड़ा बहुत लिंकिंग बन जाती है किसी ना किसी तरीके से। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब है घूम फिर के भी लिंकिंग नहीं बनती। जैसे मैं हो सकता है कंपनी का एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, मैं
उनका ओनर भी नहीं, लेकिन शायद मैं उनका सप्लायर हूं मेजर, या मेजर कस्टमर हूं, या उनके किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार हूं। मैं ये पॉसिबिलिटीज तो हैं। मैं हूंगा नॉन एग्जेक्टिव, लेकिन इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत मेरा कनेक्शन है, तो मैं नॉट इंडिपेंडेंट हूं। और अगर मेरा किसी भी किस्म का कोई भी कनेक्शन ना हो, फिर मुझे इंडिपेंडेंट। तो अब मुझे बताइए कि एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव दोनों में से कौन सा डायरेक्टर पसंद है आपको? कौन सा डायरेक्टर आपको लगता है ज्यादा अच्छा है? नॉन एग्जेक्टिव में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसका किसी किस्म का कनेक्शन नहीं होता कंपनी के साथ या उसके डायरेक्टर्स के साथ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ये कोई भी डिसीजन कर ले, इसमें कभी कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि इसका कंपनी में किसी किस्म का इंटरेस्ट ही नहीं। इसका तो फुल टाइम इंटरेस्ट है ना, इनका भी थोड़ा बहुत घूम फिर के मिल जाता, इंटरेस्ट बन जाता है। इंडिपेंडेंट का तो किसी किस्म का कोई, इसीलिए इसके डिसीजन को सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए कि इनमें किसी किस्म का इंटरेस्ट, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं फर्क समझ आया? अब मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से अलग हो रहा हूं, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव के ऊपर आ जाए। अब मुझे बताइए, कह रहा है एग्जेक्टिव डायरेक्टर और नॉन एग्जेक्टिव। अच्छा, बल्कि उससे पहले ना एक मैं छोटी सी शेयर आपके साथ करता चलो। एक दफा मैं वो ड्रामा सा देख रहा था, उसमें केस था। केस ये था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि किसी कॉलेज का समझ ले प्रिंसिपल, ठीक है, उस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने फ्रॉड किया था और कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ भी एलिगेशन चल रही थी। ओनर्स जो थे उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ भी एलिगेशन लगाई। प्रिंसिपल वकील से मिलता है, उसे एक बात कहता है मैं हल्फिया बयान दे सकता हूं और बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे इस फ्रॉड का बिल्कुल भी पता नहीं था, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, मुझे इस फ्रॉड का पता। वकील आगे एक जुमला बोलता है, वो मुझे अभी तक याद है, कहता है आपकी ड्यूटी ही यही थी कि अगर फ्रॉड हो रहा है तो आपको पता हो, अगर आपको इतने बड़े फ्रॉड का नहीं पता तो आप कर क्या रहे थे उधर? तो मुझे बताइए, क्या आप समझते हैं कि उस प्रिंसिपल को फ्रॉड का पता होना चाहिए था? वो चाहे फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका फ्रॉड का पता ना चलना उसे, ये भी नेग्लिजेंस है उसकी। तो मुझे बताएं, अगर हमसे कोई डायरेक्टर कहे सर फ्रॉड हो रहा था, मुझे नहीं पता चला, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन सा है। अगर एग्जेक्टिव डायरेक्टर ये बात कहे जो 24 घंटे कंपनी में मौजूद, डेली बेसिस पे मौजूद, फिर ये बात माननी चाहिए? नहीं। और अगर कोई नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहे, फिर ये बात हम मान सकते हैं कि भाई तुम्हारा पूरा रोल नहीं होता। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को सामने रख के लॉ ने कहा कि अगर कोई नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो किसी भी एक्ट या मिशन, इसके साथ ब्रैकेट में लिख लें फ्रॉड, याद रहेगा, एग्जाम में एक्ट या मिशन ही लिखना है, वो किसी भी एक्ट या मिशन के लिए लायबल नहीं होंगे। यानी कंपनी में कोई भी फ्रॉड हो रहा है, तबाही फिर गई, तो नॉन एग्जेक्टिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल, क्योंकि वो बेचारे आते ही मीटिंग अटेंड करने के लिए, डे टू डे मैटर में तो उनका नहीं इतना इंटरफेयर होता। अनलेस, अब ये भी नहीं कि खुली छुट्टी दे दी, अगर खुली छुट्टी दे देते तो कहते अच्छा ठीक है अब तो हम जो मर्जी कर लें। उन्होंने बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा खुली छुट्टी, उन्होंने कहा लायबल नहीं होगी अनलेस कि वो साबित हो जाए कि फ्रॉड जो कर हुआ है उनकी कंसेंट के साथ और नॉलेज के साथ हुआ है, या ये साबित हो जाए कि वाकई ही उन्होंने अपना काम डिलीजेंटली नहीं किया, तो फिर तो उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि जो एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कंपनी के किसी भी एक्ट या मिशन की लायबिलिटी इनके ऊपर नहीं आएगी, अनलेस कि वो जो भी काम हुआ हो इनके नॉलेज के साथ हुआ हो या इन्होंने डिलीजेंटली काम ना किया हो। जैसे फर्ज कीजिए किसी एक डायरेक्टर से, नॉन एग्जेक्टिव था, उसे कहा यार ये एक चीज आ रही है 1 लाख रुपए की, मार्केट में पता करो कितने की है। उसने पता किया, बगारी कह दिया 1 लाख की है, बाद में पता चला वो तो 40,000 की मिलती है। अब इसने डिलीजेंटली काम नहीं, अब इसको पकड़ा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई फ्रॉड, इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, इनको नहीं पकड़ा जाएगा। पकड़ा किनको जाएगा? एग्जेक्टिव। क्लियर हो गया? ये रिक्वायरमेंट समझ आ गई? एग्जेक्टिव नॉन एग्जेक्टिव में फर्क समझ आ गया, इंडिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट में भी। चलिए
ये था। अच्छा, अब टाइम खत्म हो गया। आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव के पढ़ के आने हैं। कल पहले पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।